हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसके क्या फैक्टर्स हैं, ये थर्मोकेमिस्ट्री में क्या बेनिफिट करता है, आज उसी पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसके पहले हम आपको एक मोटिवेशन लाइन से रूबरू कराते हैं। वो मोटिवेशन लाइन क्या है? बिना लक्ष्य के मनुष्य ठीक उसी प्रकार होता है जैसे बिना पेट्रोल की बाइक। बिना लक्ष्य के मनुष्य ठीक उसी प्रकार होता है जैसे बिना पेट्रोल की बाइक। तो इसी लाइन के साथ हम शुरू करते हैं आज की अपने वीडियो लेक्चर्स को, जिसका नाम है हीट ऑफ रिएक्शन। क्या नाम है? हीट ऑफ रिएक्शन। तो आज हम वीडियो लेक्चर को शुरू करेंगे जिसका, चलिए तो आज की वीडियो लेक्चर हम शुरू करते हैं जिसका नाम है हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है? मतलब जब कोई रिएक्शंस होता है तो आप सभी जानते हैं कि रिएक्शन के दौरान वो रिएक्शन अपने को एंडोथर्मिक जाएगा या तो एक्सोथर्मिक में जाएगा। ये शायद सबको पता है, एक्सोथर्मिक या तो एंडोथर्मिक जाएगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। लेकिन यहाँ पर हीट ऑफ रिएक्शन का मींस क्या होता है? एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक तब तो वर्ड है, लेकिन हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ये किससे डिफाइन करता है? द हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्सॉर्ब ओवर लिबरेटेड। जो रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस दौरान जो क्वांटिटी ऑफ हीट क्या हो रही है, एब्सॉर्ब हो रही है या तो लिबरेट हो रही है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एंथैल्पी चेंज, आइदर इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल चेंज। जिसको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एट कांस्टेंट प्रेशर पर वही हीट क्या हो जाती है, एंथैल्पी चेंज फॉर्म होती है, एट कांस्टेंट वैल्यू पर इंटरनल एनर्जी फॉर्म होती है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, ये कब बनता है? व्हेन द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, व्हेन द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्टेड इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन मींस आपको ये कहना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में वो क्या होना चाहिए, कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो कंप्लीटली रिएक्ट करना चाहिए। ये कार्बन क्या है? 1 मोल होता है। अगर इस कार्बन को हम जानते हैं सॉलिड स्टेट में होता है, इसको हम क्या करते हैं, बॉन्ड करते हैं। क्या करते हैं? बॉन्ड करते हैं। ये गैस ऑक्सीजन गैस साथ क्या करते हैं, इसको जब हम जलाते हैं तो क्या मिलता है बताओ? ये क्या मिलता? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कंप्लीटली कार्बन जो आपको दिख रहा है सॉलिड फॉर्म को, जो कंप्लीटली कार्बन है, इसका एक को जब कंप्लीटली बर्न करता है, दैट इज ऑक्सीडाइज करता है, तो जो एंथैल्पी चेंज होती है, तो क्वांटिटी ऑफ हीट होती है, वो कितनी होती है? 94.3 किलो कैलोरी। 3 किलो कैलोरी इतनी होती है। जब एक मोल पूरा ये कंप्लीटली क्या करता है, रिएक्ट करता है। इसे कंप्लीट रिएक्ट कर सकते हैं। कार्बन कंप्लीट जब रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, और इतनी एंथैल्पी क्या कर रहा है? लिबरेट कर रहा है, जिसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। क्या है? एक्सोथर्मिक है। अब प्रश्न ये बनता है कि ये जो कार्बन सॉलिड होता है, ये तो कार्बन सॉलिड के फिजिकल नेचर अलग अलग होते हैं, क्योंकि एलोट्रॉप फॉर्म में पाया जाता है। तो एलोट्रॉप में पाया जाता है क्योंकि हमें पता है कि कार्बन एलोट्रॉप में सॉलिड में डायमंड भी होता है, और एक कार्बन क्या होता है, ग्रेफाइट भी होता है। अगर दोनों को ऑक्सीडाइज किया जाए, ये दोनों का कंप्लीट ऑक्सीडाइज होते हैं। ये जो कंप्लीट ऑक्सीडाइज जब होते हैं, ये भी गैस होगा। ये क्या बताता है? कार्बन डाइऑक्साइड आपको बना ही रहा है। जो गैस है जिसकी डाटा ये दिख रही है, जिसकी डाटा कितनी दिख रही है? 90 -94.3। लेकिन जब हम इस ग्रेफाइट का करते हैं 1 मोल का ऑक्सीडेशन गैस फॉर्म में, ये अपनी क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है गैस का। लेकिन जो इसकी एंथैल्पी चेंज होती है, डेल्टा एच की वैल्यू होती है -97.7 समथिंग हो जाती है किलो कैलोरी हो जाती है। तो जरा देखें कि यही 1 मोल ग्रेफाइट है और यही 1 मोल क्या है? डायमंड है। दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? अलग अलग आ रही है। दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? अलग अलग आ रही है। ये जब कंप्लीट अपने को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो इतनी कैलोरी एनर्जी को लिबरेट कर रहा है, दैट इज एक्सोथर्मिक फॉर्म में जा रहा है। और ये कितना कर रहा है बताओ? 97.3। मींस एक की वैल्यू ज्यादा आ रही है, एक की वैल्यू क्या आ रही है? कम आ रही है। इसका जो हीट ऑफ रिएक्शन होता है वह रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फेस पर भी डिपेंड करता है। तो वही चीज को हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसिंग हीट ऑफ रिएक्शन। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हीट ऑफ रिएक्शन हमने पहला देखा कि फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। पहला तो हमने देखा फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, पहली बात तो हो गई। नाउ सेकंड कंडीशन क्या होता है? कंडीशन कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वैल्यूम। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वैल्यूम। ये पॉइंट क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वैल्यूम की अगर हम लोग बात करें, ये क्या कहता है? तो एज्यूम करो कि आपने सुना होगा कि सेकंड कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वैल्यूम। तो बताओ कांस्टेंट प्रेशर पर जो एंथैल्पी होगी वह किस फॉर्म होगी? डेल्टा एस फॉर्म होगी। अब कांस्टेंट प्रेशर पे अब कांस्टेंट वैल्यू किस फॉर्म होगी? डेल्टा ए फॉर्म। ये कांस्टेंट वैल्यू की बात हो रही है। अब एज्यूम करो हमने क्या लिया? ग्लूकोज लिया, 1 मोल ग्लूकोज C6। ये क्या है? सॉलिड होता है ग्लूकोज।
इसको ऑक्सीडाइज किया गया, ऑक्सीजन क्या होता है, गैस होती है, ठीक है, 6 मोल का इस्तेमाल किया गया, ये क्या बन गया 6CO2 गैस प्लस क्या होना 6H2O वेपर। इसके साथ साथ यहाँ पर इंथैल्पी मिल रही है, डेल्टा एच की वैल्यू हमें मिल रही है, जो डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू दोनों की अलग अलग आती है, तो इस वैल्यू को हम देखेंगे -65 किलो कैलोरी होती है, कितनी होती है -65 किलो कैलोरी होती है। मतलब ये किस टर्म की बात हो रही है, ये किस पर हो रहा है, एट कांस्टेंट किस पर हो रहा है, प्रेशर पर रिएक्शन हो रहा है कि 1 मोल ग्लूकोज, ये 1 मोल ग्लूकोज कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है, इंथैल्पी कितनी निकल रही है -75, हीट ऑफ रिएक्शन दैट इज का यही हो रहा है। लेकिन अगर यही वैल्यू किस पर होती है, एट कांस्टेंट वैल्यूम पर होती है, तो वैल्यूम पर ये जो डाटा होता है, ये C6 जो आपको दिख रहा है, 12 जो दिख रहा है, O6 आपको सॉलिड जो दिख रहा है, प्लस 6O2 गैस, ये रिएक्शन जब करेगा तो क्या बना देगा बताओ, ये 6 यही आपका गैस होता है, प्लस क्या होता है 6H2, ये भी किसमें होता है, वेपर फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पे जो आपका इंटरनल एनर्जी आएगी, चेंज इंटरनल एनर्जी आएगी, वो आ जाती है -68 किलो कैलोरी, -68 किलो कैलोरी आ रही है। तो जरा देखें कि अगर यही 1 मोल ग्लूकोज, ये कितना मोल है बताओ, 1 मोल ग्लूकोज है, ये जब ऑक्सीडाइज कर रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर पर, इंथैल्पी 3 बढ़ रही है, और एट कांस्टेंट वैल्यूम पर जो इंटरनल एनर्जी है, जो हीट की क्वांटिटी है 1 मोल के लिए, दोनों की अलग अलग दिख रही है एट सेम टेम्परेचर। तो प्रश्न ये बना, इसका मतलब जो इंथैल्पी होती है और इंटरनल एनर्जी होती है वह इक्वल नहीं हो सकती, इसके लिए हमें कुछ कंडीशन जाना पड़ेगा। हम डायरेक्टली ऐसे नहीं बता सकते कि दोनों इक्वल होंगे। इसके सबसे सिंपल तरीका होता है कि किस सिचुएशन में इक्वल हो सकती है, इसके लिए एक न्यू एक्सप्रेशन इंडिकेट किया गया है, जिसका इक्वेशन होता है, वह इक्वेशन होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। फॉर एनी केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा एच और डेल्टा ई में रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं ये डेल्टा एच और डेल्टा ई की वैल्यू तभी इक्वल होगी जहां पे डेल्टा एन आपको दिखा गया होगा। डेल्टा एन एक ऐसा डाटा है जो क्या इंडिकेट करता है, जो डेल्टा एन होता है वो क्या होता है कि जो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट क्या होते हैं, गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस क्या होता है, गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट, ये आपका होता है गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट एंड गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट होता है। अब एक्चुअली क्या होता है, ये डेल्टा एन की वैल्यू होती है। अब इस डेल्टा एन की वैल्यू की बेसिस पर अगर ये डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो जाए, अगर गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट एंड गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो जाए, तो दोनों वैल्यू हम सेपरेट करेंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर डेल्टा एन 0 हो जाए, मतलब रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल गैसियस फॉर्म में इक्वल हो जाए, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में, जिस सिचुएशन डेल्टा एन 0 आएगा, उसी सिचुएशन में डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा ई क्या हो जाएगी, इक्वल होगी। मतलब क्या होगा, जब मोल ऑफ गैसेस या डेल्टा एन की वैल्यू जब 0 होगी, तो उस सिचुएशन में जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू होगी वह चेंज इंटरनल एनर्जी की इक्वल हो जाएगी। मतलब जो क्वांटिटी ऑफ हीट होगी वो आपकी जो डेल्टा एच की होगी वो किसकी होगी, डेल्टा ई की होगी। ये केस नंबर क्या है, फर्स्ट होता है। लेकिन जब हम केस नंबर सेकंड में जाते हैं, यही डेल्टा एन की वैल्यू मोर देन अगर क्या हो जाए, 0 हो जाए, अगर ये मोर देन 0 हो जाएगी तो आप खुद समझ सकते हैं ये वैल्यू बढ़ जाएगी। आर और टी की डाटा तो फिक्स होता है, जिसका मतलब ऐसे सिचुएशन में जो डेल्टा एच होगा वो मोर देन किससे हो जाएगा, डेल्टा ई से हो जाएगा। और नाउ थर्ड कंडीशन क्या होता है, थर्ड कंडीशन ये होता है कि अगर ये डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में इंथैल्पी चेंज की वैल्यू लेस देन किससे हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी से। ये फैक्ट होता है। इसका मतलब हीट ऑफ रिएक्शन जो होता है, उस रिएक्शन में दिए गए रिएक्टेंट प्रोडक्ट के गैसेस मोल पर भी डिपेंड करता है कि क्या गैसेस मोल कितने हैं। हो सकता है सॉलिड और लिक्विड हो, तो सॉलिड और लिक्विड में तो हम देख नहीं सकते, काउंट करेंगे नहीं, तो कुल मिलाकर हमें डेल्टा एन के रिस्पेक्ट में हम बता सकते हैं कुछ सिचुएशन में दोनों की वैल्यू बराबर होगी। जब ये सिचुएशन होगा कि डेल्टा एन की वैल्यू फॉर द रिएक्शन क्या होगा, 0 होगा, ऐसे सिचुएशन में T एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वैल्यू पर डाटा क्या आएगा, एकदम फिक्स होगा, दैट इज इक्वल होगा। ये आपका ये समझ लीजिएगा। और नेक्स्ट सिचुएशन सेकंड और थर्ड के लिए क्या होगी, डाटा दोनों क्या आएगी, अलग अलग आएगी। क्या आएगी, अलग अलग आएगी। तो नाउ नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या फैक्ट डालता है, हीट ऑफ रिएक्शन में टेम्परेचर क्या फैक्ट होता है।
तो हीट ऑफ रिएक्शन के टेम्परेचर फैक्ट के लिए एक गजब के साइंटिस्ट थे, एक गजब के साइंटिस्ट जिनका नाम था, उस साइंटिस्ट का नाम आप लोग जानते भी होंगे, किरचॉफ। किरचॉफ ने क्या किया था, किरचॉफ इक्वेशन। किरचॉफ इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जो कि हीट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर रिलेशनशिप शो करता है। उनका फॉर्मूला होता है डेल्टा S2 माइनस डेल्टा H1 इजिकल टू डेल्टा CP T2 माइनस T1। इसका मिस आप केयर कर ले कि इस समय क्या इस बात कर रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर पर, इस पर हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर पर। ये डेल्टा S2 क्या है, चेंज इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है, चेंज इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट किसकी है, प्रोडक्ट की है, कौन, डेल्टा S2। सिमिलरली डेल्टा H1 क्या होगा, चेंज इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इसका है रिएक्टेंट का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आप देख रहे हैं डेल्टा CP। डेल्टा CP जो आपको दिख रहा है ये आपका होता है समेशन, सम लिख सकते हैं, सम मोलर हीट कैपेसिटी या सम CP डायरेक्ट में लिख रहा हूं, सम CP मतलब मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर, सम CP ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम CP ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज CP का मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब प्रोडक्ट की CP माइनस सम CP ऑफ रिएक्टेंट। और ये किस पर बात करती है, टेम्परेचर T2 T1, मतलब T2 टेम्परेचर पर डेल्टा S2 होगा, T1 क्या H1 होगा। तो ये आपका स्टेटमेंट किसके लिए, जब कांस्टेंट टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है, टेम्परेचर और इंथैल्पी के बीच क्या रिलेशन हो तब की बात हो रही है। अगर यही डाटा क्या हो एट कांस्टेंट वैल्यूम के लिए पूछा जाए, एट कांस्टेंट वैल्यूम के लिए डाटा बदल जाएगा, एट कांस्टेंट वैल्यूम पर यही डाटा जो आपका होगा, जहां पर S2 है वहां पे क्या आ जाएगा, डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1 इजिकल टू डेल्टा CV T2 माइनस T1 होगा। जहां पर क्या था, इंथैल्पी वर्ड था, वहां पे क्या आ जाएगा, इंटरनल एनर्जी आ जाएगा, मतलब चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या बताओ, CB होगा, सॉरी यहाँ पे CB होगा, मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट, वैल्यूम होगा CB T2 माइनस T1 होगा। तो जहां हम CP का इस्तेमाल कर रहे थे वहीं पे क्या हो जाएगा, हमारा जो डेल्टा CB होगा, सम क्या होगा, सम CB किसका, प्रोडक्ट माइनस सम CB ऑफ किसका बताओ, रिएक्टेंट। तो ये आपका होता है, मतलब जितना भी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पर, मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वैल्यूम पर जो होती है प्रोडक्ट की, माइनस इसकी रिएक्टेंट को सब्ट्रैक्ट करने पे निकाला जाता है। तो कुल मिलाकर इस रिलेशन से हम इंडिकेट कर सकते हैं कि क्या टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए तो उसकी इंथैल्पी में क्या चेंज होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या चेंज होगा। तो ये दोनों डाटा क्या होते हैं, अलग अलग आते हैं। कांस्टेंट वैल्यूम के लिए डाटा अलग होता है, कांस्टेंट प्रेशर के लिए डाटा क्या होता है, अलग होता है। तो